Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। तो इससे पहले मैंने जेनेटिक्स चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करवा रखा है। तो अगर अभी तक आपने थ्योरी वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप अभी जा कर के पहले थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स और ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं डिटेल में करवाऊंगा, आप इसे अभी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। और इन्होंने क्या चीज़ के ऊपर रिसर्च करी थी, तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करा था। पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। सॉरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है, जीन को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देख रखा है तो आपको बहुत ही आसानी होगी इन क्वेश्चंस को समझने में और इनका आंसर करने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन सेल में। तो देखिए मैंने आपको बोल दिया था कि क्रोमोसोम मेनली 2 टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम मेनली कितने टाइप के होते हैं, तो क्रोमोसोम मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोजोम, एक होता है ऑटोजोम, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये सभी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, फिर मैं आपको एक बार डिटेल में करवा दे रहा हूँ। तो ये 44 होते हैं, या फिर आप इसे 22 पेयर बोल सकते हैं। और ये होते हैं 2 और 1 पेयर बोल सकते हैं। ये मेल के केस में होता है XY और फीमेल के केस में होता है XX। तो टोटल कितना हो गया 44 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो कितना होगा टोटल 46। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 46। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है DNA वॉज डिस्कवर्ड बाय। DNA के मॉडल को किसने डिस्कवर किया था और DNA को डिस्कवर किसने किया था। तो फ्रेंसिक मिस्टर ने किया था डीएनए को डिस्कवर। और डीएनए के जो डबल हेलिक्स है, ये आपको देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप, मगर मैं आपको बता दूं कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया था किन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया आंसर ऑप्शन डी, दैट इज फ्रेडरिक मिशनर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। देखिए मैंने ये सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, ये लोग एक दूसरे को सेल डिवीजन के टाइम में इस तरह से क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। और इस टाइम में क्या होता है, जो यहाँ का कोई जेनेटिक मटेरियल इस वाले में चला जाता है और इस वाले का जेनेटिक मटेरियल इस वाले में चला जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसे ये कब होता है, ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम में होता है। ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, म्यूटेशन भी नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन अलग बात है, ट्रांसलेशन अलग बात है और म्यूटेशन अलग बात है। तो मैं फिर भी आपको एक समझा देता हूँ कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। मैं आपको डिटेल में समझाता हुआ चलता हूँ ताकि आपको एक ही क्वेश्चंस करके आप कई क्वेश्चंस को वहाँ से तैयार कर पाए। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये अगर डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनना इसे कहते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया आपको, ट्रांसलेशन समझ में आ गया आपको। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, जीन में डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ जाना। डीएनए के सीक्वेंस में मान लीजिए यहाँ पर ATGC है, तो मान लीजिए ये हो गया ए के जगह टी आ गया और टी रहा और जी रहा और सी रहा। तो इसमें जो चेंजेस हो गई,
ये एडेनिन की जगह क्या आ गया, थायमिन आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन भी मैंने बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन भी बता दिया और ट्रांसलेशन भी बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है इसमें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत ही आसान है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस ये गलत है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सी नहीं ऑक्साइड है, थोड़ा थोड़ा मिस किया गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के करेंगे तो ही आपको आसान होगा, वरना जल्दीबाजी ना करें इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा, और सिली मिस्टेक्स कभी भी हार्ड क्वेश्चंस में नहीं होते, सिली मिस्टेक्स हमेशा इजी क्वेश्चंस में ही होते हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपको करना होगा, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ डीएनए फाउंड। डीएनए सेल के किस पार्ट में डीएनए पाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला गया है, ए जीन इज ए सेगमेंट ऑफ। जीन किसका सेगमेंट होता है, तो डीएनए का ही एक सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन। मान लीजिए ये डीएनए है, ये हमारा क्या है डीएनए, तो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो फंक्शनल होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम कहेंगे जीन। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत ही आसान सा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक डिजीज। इसमें से कौन सेक्स लिंक डिजीज है, तो हीमोफीलिया ही एक सेक्स लिंक डिजीज होता है। ये क्या है, मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा रखा है हीमोफीलिया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ मेल ह्यूमन। मैंने क्या बोला, टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से 44 होंगे ऑटोजोम, 44 क्या होंगे ऑटोजोम, और 2 होगा सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें से ये होगा एक्स एंड वाई। क्या होगा, एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई ये रहा ऑप्शन बी, एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बातें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बातें करें तो टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो पूरे जेनेटिक मटेरियल है एक ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट होता है उन्हें हम लोग जीनोम कहते हैं। डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीनोम क्या है, सभी मैंने समझा रखा है। जीनोम जो मिस था अभी मैंने समझा दिया कि पूरे जेनेटिक मटेरियल को टोटल को अगर मिला के बात करें तो उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें हम कहेंगे जीनोम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लिक एसिड। इसमें से कौन न्यूक्लिक एसिड नहीं है। ऑफकोर्स डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, एटीपी और प्रोटीन। प्रोटीन एक न्यूक्लिक एसिड नहीं है, प्रोटीन का नेचर ही प्रोटीन है, और एटीपी एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड ही हो सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूंकि इसमें एडिनोसिन है जो कि डीएनए का पार्ट है इसलिए, तो एटीपी भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, इसमें क्या है एडिनोसिन का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था थॉमस मॉर्गन ने दिया था, मेंडल ने नहीं दिया था, सटन बोवेरी ने नहीं दिया था, और वाटसन क्रिक ने तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो मॉर्गन ने दिया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज थॉमस मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो फादर्स का जीन ही है जिसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर वाई क्रोमोसोम जाता है तो चाइल्ड मेल होगा, और एक्स क्रोमोसोम जाता है तो चाइल्ड फीमेल होगी। तो ये इस तरह से डिपेंड होता है। मैंने ये कैसे डिटरमाइन होता है इसको मैंने डिटेल में करवा रखा है वीडियो लेक्चर में, थ्योरी लेक्चर में, तो आप लोग जाकर के एक बार थ्योरी लेक्चर को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज फादर्स जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाए तो उन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। अभी करवाया ऊपर में और बहुत ही डिटेल में करवाया। तो क्वेश्चन नंबर, इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने अभी क्लियर करवाया। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करवा दिया। रेप्लिकेशन क्या होता है मैं यही बता देता हूँ। देखिए, अगर ये एक डीएनए है और इसी डीएनए के इन्फॉर्मेशन को 2 डीएनए में कॉपी करना, इसे बोला जाता है रेप्लिकेशन। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने अभी ऑलरेडी क्लियर करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए,
क्या बोला गया है, द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन बाई, टर्म जेनेटिक्स को किसने कॉइन किया था? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जेनेटिक्स टर्म को कॉइन किया था विलियम वैटसन ने कॉइन किया था। किसने किया था? विलियम वैटसन ने कॉइन किया था। आपको ये कुछ साइंटिस्टों का नाम आपको याद रखना होगा इस चैप्टर में, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ विलियम वैटसन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट, क्या होता है रिसेसिव ट्रेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, मगर मैं यहाँ से आपको सिंपली समझाता हूँ कि डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट जो अपने आप को सिंगल में भी एक्सप्रेस कर जाए, रिसेस मतलब हेट्रोजीनियस में भी एक्सप्रेस कर जाए, उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो नॉर्मली लोगों के जो आइज़ कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो ब्लैक होता है, मगर यहाँ पर ब्राउन और ब्लू भी है। ठीक है, मगर ब्राउन आई है जो वो डोमिनेट करता है ब्लू आई के ऊपर, तो ब्राउन आई इज़ डोमिनेंट। अब मैं इसको समझाऊँ अगर आपको कैसे, तो समझ लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। मान लीजिए एक पेरेंट, दो पर्सन है, एक मेल है एक फीमेल है, और जो मेल है उसका आई है ब्राउन, जो फीमेल है उनका आई है ब्लू। इनका एक चाइल्ड हुआ, इनका एक चाइल्ड हुआ। अब इस चाइल्ड का आई ब्राउन होगा। क्यों? क्योंकि ऑल दो ब्राउन आई, फीमेल लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ ब्लू लिखने का था मुझे, क्योंकि जो ब्राउन आई है वो डोमिनेट करता है ब्लू आई को, दैट्स वाई जो चाइल्ड है उनका आई कैसा होगा, उनका आई ब्राउन होगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, क्या होता है डोमिनेंट और ब्राउन आई डोमिनेटिंग ओवर द ब्लू आइज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज ब्राउन आइज। क्वेश्चन नंबर 18 की बातें करें, व्हाट इज़ द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में? तो डीएनए में राइबोस शुगर नहीं, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर का आपको स्ट्रक्चर चाहिए नहीं, कुछ देखने में ऐसा होता है। मैं आपको समझा दूं कि इस वाले पार्ट में अगर सिर्फ हाइड्रोजन है, और ऐसा एक राइबोस शुगर एक्चुअली में ऐसा होता है, इस वाले पार्ट में OH होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन अगर निकल जाए तो उसको कहेंगे डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया इसलिए डीऑक्सी। तो डीऑक्सी, और इस शुगर का नाम है राइबोस शुगर, दैट्स वाई एक ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो ये हो गया डीऑक्सी, और यहाँ पर शुगर ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे ऑक्सी, है ना। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है किसमें, डीएनए में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, इन विच ऑर्गेनेल्स डज प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर। सेल के किस पार्ट में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राइबोसोम में, सेल के राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आंसर होगा हमारा 19 का ऑप्शन बी, दैट इज राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 20, द 23rd पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम आर कॉल्ड। जो लास्ट क्रोमोसोम है, 23rd पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम है, उनको क्या बुलाता है? उनको एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। SSC CPO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, द नाइट्रोजनस बेस्ड इन डीएनए। जो नाइट्रोजन बेस है वो डीएनए में क्या होता है? देखिए, आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अभी तो पढ़ाया नहीं गया है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, मगर मैं आपको बता दूं कि डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और आरएनए में एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन। बस थाइमिन की जगह पर यूरासिल चला आता है इन केस ऑफ आरएनए। तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये डीएनए में होगा, बात तो सही है। एडेनिन यूरासिल नहीं होगा, और सेरिन नहीं होगा। देखिए आसानी से एक वर्ड को काट के हमने क्वेश्चंस का आंसर, बहुत ही हार्ड लग रहा था जो कि बहुत ही ईजिली आराम से SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन पूछा गया और आराम से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिस्कवर द डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरियर एमाइनो एसिड टू बी राइबोसोम। किस टाइप के आरएनए को राइबोसोम लेके घूमता है? देखिए आपको मैं डिटेल में बताऊं तो राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, और इसके बीच में mRNA इस तरह से बैठा होता है।
तो किस आरएनए को राइबोसोम ने कैरी किया? तो mRNA को राइबोसोम ने कैरी किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए दैट इज mRNA। ये क्या है? ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ये क्या है? तो ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है और वो क्या था? तो वो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम था। ठीक है, अब बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला गया है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच लॉ ऑफ मेंडल एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देखिए लॉ ने उन्होंने 3 लॉ दिया था मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड लॉ, ये थर्ड लॉ। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्वेश्चन भी आसान और ऑप्शन तो इतने आसान कि ऑप्शन खुद चीख चीख के बोल रहा है कि मैं हूँ आंसर, मैं हूँ आंसर। एसएससी सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है हु डिस्कवर क्रोमोसोम। इसमें से कौन है जिन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी करी थी? क्रोमोसोम की डिस्कवरी किन्होंने करी? क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया? तो क्रोमोसोम का डिस्कवर वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बहुत ही आसान सा आंसर है ऑप्शन बी दैट इज वाल्टर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, चलिए आगे। तो आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए। किस बात से आरएनए डिफरेंस होता है डीएनए के साथ? तो पहला तो आरएनए में होता है राइबोस शुगर, फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोज। दूसरा आरएनए में होता है यूरासिल और डीएनए में होता है थायामिन। तो इन बातों से आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस होती है। तो क्या बोला गया है? थायमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल, आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए। नहीं, आरएनए में तो यूरासिल होता है। ये बात को थोड़ा घुमा के बोला गया, उल्टा बोल दिया गया है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है मगर कुछ खास नहीं है, बस जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं या फिर इंटरप्रेट करने की एबिलिटी नहीं है लैंग्वेज को, उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, बात तो सही है। आरएनए में यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थायमिन। राइबोज इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबोज, हाँ ये तो सही है, राइबोज भी सही है। तो बोथ बी एंड सी होगा आंसर। तो हमारा बोथ बी एंड सी होगा आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन डी दैट इज बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ आरएनए डीएनए टू आरएनए। मैंने बोला डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 29, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए मैंने क्या बोला कि एक डीएनए स्ट्रैंड को, मतलब इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी करके 1 से 2 बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस 2 बार बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन फास्ट हो जाए इसके लिए हमें कुछ एंजाइम यूज़ करना होगा। और चूँकि ये एंजाइम हम रेप्लिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में यूज़ होता है? तो वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। वैसे हेलिकेज भी यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है, लाइगेज भी यूज़ होता है, मगर मेनली जो है वो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होते हैं। अगर एग्जैक्ट इसका आंसर देखा जाए तो ए, सी और डी तीनों हो जाएगा, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट हम क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए बोल सकते हैं कि हाँ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोला गया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मेनली ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम एक एक्स शेप, ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक एक्स शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, जिस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चियाज़माटा। तो चियाज़माटा इसको हम कहते हैं, और चियाज़माटा होगा। और स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, जब मैं ठीक कर दूँ इसको कि
जो ये स्पेलिंग है ये क्या होगा, चेज माटा होगा, चेज माटा। तो ये हमारा हो गया अब सही। तो एक्स स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, चेज माटा बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज कैज माटा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर। इसमें से कौन सी बीमारी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, जो कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर इसमें से कौन सा है, डाउन सिंड्रोम है या फिर सिकल सेल एनीमिया है या फिर हीमोफीलिया है। तो दोनों ही सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया भी और सिकल सेल एनीमिया भी, दोनों के दोनों ही क्या है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। सॉरी, सिकल सेल एनीमिया नहीं है, मैं तो गलत बोल गया, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ये लोग जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 32, द जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम जो एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 पे, उसके वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो गया, मैं 21 लिख दे रहा हूँ, 32 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डीएनए। इसमें से कौन डीएनए का काम नहीं है, डीएनए का काम नहीं है। प्रोटीन बनाना डीएनए का काम है, एनर्जी बनाना डीएनए का काम नहीं है, रेप्लिकेशन डीएनए का काम है, स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए का ही काम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 33 का ऑप्शन सी, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन हमें ग्लूकोज, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें ग्लूकोज, वाटर, न्यूट्रिएंट, इन सभी चीज़ों से मिलती है। तो इसमें डीएनए का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट रोल तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द टर्म म्यूटेशन इज वॉज फर्स्ट यूज बाय। किसने म्यूटेशन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो म्यूटेशन नेम को सबसे पहले या टर्म को सबसे पहले यूज़ करने वाले साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी वराइज। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ह्यूगो डी वराइज। क्वेश्चन नंबर 35, द एक्स वाई क्रोमोसोम सिस्टम डिटरमाइन सेक्स इन। एक्स वाई क्रोमोसोम सिस्टम जो कि ह्यूमन मेल में होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है कि एक्स वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम मेल में होते हैं और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। तो ये हमारा मेमल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसमें एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन से ये एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन को फॉलो करता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर मैंने आपको बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्या बोला गया है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला मैंने, सबसे पहले डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और रेप्लिकेशन में जो एंजाइम काम में आया था थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया उसका आंसर डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बनने वाले को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका भी नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं। तो आपको उतना डिटेल में नहीं चाहिए, बस आप इतना याद रखिए कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम में आते हैं वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 37, द जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ के बने हुए होते हैं। तो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन का और लिपिड का तो होता नहीं है, सिर्फ डीएनए और आरएनए का ही होता है। और देखिए इसका आंसर तो है सिंपल कि डीएनए, मगर अगर आप कभी ऐसे क्वेश्चंस में आके फंस जाते हैं जहां पर आपने दो ऑप्शन को 100% एलिमिनेट कर दिया, आप श्योर हो कि इन दो में से प्रोटीन और लिपिड में से तो कोई एक भी आंसर नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चंस को आप एक स्मार्ट गेस जरूर करें। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आपको छोड़ना किन क्वेश्चंस को है, जिनका आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद कुछ पता ही नहीं लग रहा, वैसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। मगर जब आपने देखा कि आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो अब आपकी राइट होने की चांसेस बढ़ चुकी है, जो कि 50% के बराबर है। तो 50% में आप रिस्क ले सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी मिलते हैं तो आप जरूर एक आंसर स्मार्ट गेस जरूर करके आए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज डीएनए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें से कौन रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है।
तो इसका आंसर तो सिंपल है, सिकल सेल एनीमिया, और भी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। मगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में हमें सिकल सेल एनीमिया दिख रहा है तो मैं उसी के साथ जाऊँगा। मगर ये रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड है या थोड़ा सा डेप्थ में है, जो कि CPO 2017 में पूछ दिया गया था, मगर थोड़ा डेप्थ में है। तो हम लोग डेप्थ में कभी लेक्चर में बातें करेंगे कि क्या होता है रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या होता है सेक्स लिंक्स जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या होता है डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, हु फर्स्ट सजेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन जीन वन एंजाइम, किसने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया एक जीन एक एंजाइम का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैंने कहा था कि इस चैप्टर में आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने ही पड़ेंगे, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, वरना आपको दिक्कतें होंगी। तो इसको सबसे पहले बताया था जो साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था। एक का नाम था जॉर्ज बेडल और दूसरे का नाम था एडवर्ड टेटम। तो इन दोनों ने मिलकर बताया था, जिसको बेडल एंड टेटम बोलते हैं, हम लोग उस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज बेडल एंड टेटम। क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें, विच टाइप ऑफ RNA कैरीज जीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA, DNA टू राइबोसोम, DNA से राइबोसोम के पास mRNA मैसेंजर RNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इसी के साथ क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होता है इस चैप्टर का। इसके बाद बायोलॉजी में और भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आने वाले हैं, तो मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.